हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज विद निशा में। आज हम साइंस देखेंगे। ये साइंस हमारे सुपर टेट टेट और जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें हेल्पफुल रहेगी। तो हम देखते हैं श्वसन यानी रेस्पायरेशन। ये क्या होता है? ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस CO2 और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जिसमें CO2 हमारा खर्च हो जाता है और हमें से 6CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग यानी सांस लेना। वायु का आदान प्रदान करना हमारी ब्रीथिंग कहलाती है। क्या? वायु का आदान प्रदान करना हमारी ब्रीथिंग कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसमें कितना इनहेलेशन करते हैं और कितना एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कितना हम ग्रहण करते हैं और हम कितने का हम त्याग करते हैं। तो देखिए 78% हम नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, 21% हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और 0.03% CO2 को हम ग्रहण करते हैं। अब एक्सलेशन कितना करते हैं? 78% प्लस N2 यानी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता, हम इतना ही हम त्याग करते हैं। इस मतलब 78% हम ग्रहण करते हैं और 78% ही हम त्याग करते हैं नाइट्रोजन को। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है कि वह कौन सी गैस है जिसको हम ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं, लेकिन उतनी ही हम ग्रहण करते हैं उतनी ही हम त्याग करते हैं, कोई नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो हमारी वो क्या है? वही नाइट्रोजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16.4 प्लस O2 की कमी, यानी 16.4 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है जब हम त्याग करते हैं। तब 4.4% यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है ये हम देखते हैं। देखो मानव का श्वसन तंत्र होता है नासा द्वारा यानी नॉस्ट्रिल, नासा ग्रष्टि यानी नेसोफेरिंग्स, कंठ यानी लैरिंग्स, बाइनोली यानी बाइंड पाइप और ट्रैकिया और श्वसनी तथा श्वसनिया। फेफड़े मुख्य श्वसन तंत्र अंग है। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा हमारा मुख्य श्वसन तंत्र अंग है। और नेक्स्ट हमारा है डायाफ्राम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट है हमारा कंठ यानी लैरिंग्स। यह एक प्रकार का ऐसा श्वसन अंग है जिसमें वायु की टक्कर होने पर ध्वनि का निर्माण होता है। कंठ क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा श्वसन अंग है जिसमें वायु की टक्कर होने पर ध्वनि का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरुषों में कंठ बड़ा होता है। पुरुषों में कंठ कैसा है? बड़ा होता है, इसलिए पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है और क्योंकि उसमें आवृत्ति कम होती है, तारत्व भी कम होता है। जबकि महिलाओं में और बच्चों में कंठ छोटा होता है, इसलिए इनकी आवाज़ बहुत महीन यानी बहुत पतली निकलती है। देखा नहीं है आपने कि महिलाओं की और लड़कियों की आवाज़ बिल्कुल पतली सी होती है, बच्चों की और इन्हीं में पुरुषों की आवाज़ कितनी मोटी होती है। क्योंकि पुरुषों की आवाज़ मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें आवृत्ति कम होती है और तारत्व भी कम होता है, और महिलाओं की आवाज़ में आवृत्ति अधिक होती है और तारत्व भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोली यानी बाइंड पाइप। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो वायु को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करती है। बाइनोली क्या है? यह बाइनोली एक 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने में उसका काम करती है। वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने में का कार्य इसका होता है, बाइनोली का होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोली आगे बढ़कर 2 शाखाओं में विभाजित है जिसे श्वसनली कहते हैं। बाइनोली बीच बीच में सी के आकार की उपस्थितियों का छल्ला पाया जाता है। बाइनोली के बीच बीच में क्या है? सी के आकार की उपस्थितियों का एक छल्ला पाया जाता है जिसे हाइलैंड उपस्थित कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइलैंड उपास्थि कहते हैं। यह बाइनोली को आपस में चिपकने से रोकता है। इसको आप एक और हाईलाइट कर लेना कि बायोनली में सी के आकार की उपास्थियों का एक छल्ला पाया जाता है जिसे हाइलैंड उपास्थि कहते हैं। यह बायोनली को आपस में चिपकने से रोकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेफड़ा यानी लंग्स। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है।
मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? लंग्स होते हैं। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं जो कुल 5 खंडों से मिलकर बने होते हैं। दाहिने फेफड़े में 3 खंड तथा बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। दाहिने फेफड़े में कितने? 3 खंड और बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहा जाता है। क्या होता है ये? इम्पोर्टेंट है। क्या है? मनुष्य के फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्लूरा कहते हैं तथा यह 2 परतों से मिलकर बना होता है। पहली परत है हमारी पेरेंटियल प्लूरा यानी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है वेसिकुलर प्लूरा यानी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों परतों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे फुफ्फुसीय द्रव प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह फेफड़े को सदैव नम बनाया जाता है तथा बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारा नुमा संरचना से मिलकर बना होता है। क्या? मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारा नुमा संरचना से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसे बायोकोस्ट यानी एल्वोल्यू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बायोकोस्ट यानी एल्वोल्यू कहते हैं। फेफड़े के अंदर वायु इन्हीं बायोकोष्ठकों में भरी होती है, इसलिए बायोकोष्ठकों को फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? यह एक ऐसी संरचना है जो पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करता है, यानी पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करता है। यह फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। डायाफ्राम क्या है? ये फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। डायाफ्राम सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे डायाफ्राम ना हो तो जो हमारी ये लंग्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, इन्हें नीचे गिर जाएंगे। तो यही डायाफ्राम क्या है? ये हमारे लंग्स को यानी हमारे फेफड़ों को सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम 2 टाइप से करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में देखते हैं वायुमंडल से बाएं फेफड़े में आती है और जैसे दाव ऊपर की तरफ जाता है तो फेफड़े हमारे ऐसे सांस लेते हैं ना, कैसे बताऊँ मैं, ऐसे करके सांस लेते हैं वैसे करके, और दाव वायुमंडल से नीचे आता है। एक्सहेलेशन में देखते हैं वायु का त्याग करते समय वायु फेफड़े से बाहर जाती है और वायुमंडल में जाती है। हम वायु का जब त्याग करते हैं तो ये वायु हमारे फेफड़े से बाहर निकलती है तो कहाँ जाती है? वायुमंडल में जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायाफ्राम समतल हो जाता है। किसमें? इनहेलेशन में डायाफ्राम समतल हो जाता है, फेफड़ा फैल जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़े का दाव कम हो जाता है। और हम एक्सहेलेशन में देखते हैं डायाफ्राम गुम्मद के आकार का होता है, फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े का दाव भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। एक कोश के जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम आदि में भी कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता। देखो ये इम्पोर्टेंट है। विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम आदि में कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, अतः इनमें श्वसन देहोगा यानी जनरल बॉडी सरफेस की सहायता से विस्तरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। कैंचियों में यानी अर्थवर्म में श्वसन नमयुक्त त्वचा मोस्ट स्किन के द्वारा होता है। जलीय तथा टेडपोल में श्वसन गलफड़े क्लोम के द्वारा होता है। कीट वर्ग जैसे कॉकरोच में श्वसन अंग नालिका रूपी संरचना के द्वारा होता है, जिसे बाइनली बाउंड पाइप ट्रैकिया कहते हैं। बाइनली बाहर दो छिद्रों के रूप में खुला होता है, जैसे श्वसनरंध्र या स्प्रिकल्स कहते हैं। मकड़ी तथा बिच्छू में श्वसन बुकलंग्स की सहायता से होता है। मकड़ी तथा बिंदु में श्वसन कैसे होता है? बुकलंग्स की सहायता से होता है। मेढक में श्वसन गिल त्वचा तथा फेफड़ा तीनों के द्वारा होता है। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों सरीसृप बग तथा पक्षी वर्ग इन सब में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। देखो मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग इन सब में श्वसन फेफड़े लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा श्वसन किन किन में होता है? मनुष्य में, स्तनधारी जीवों में, सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग इन सब में श्वसन फेफड़े के द्वारा ही होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।